नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, आपकी परीक्षा में आए, तो वो प्रश्न आप हल कर सके इस प्रोग्राम में एक अपनी अवधारणात्मक समझ को बेहतर करके। इस प्रोग्राम को इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर आपकी अवधारणाओं को, अवधारणात्मक समझ को बेहतर किया जा सके, मजबूत किया जा सके। सामान्यतः पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों को इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में किन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। ये सभी खबरें किसी न किसी वजह से चर्चा में रही हैं। पहली खबर होगी अमेरिका और जलवायु परिवर्तन समझौते या जलवायु समझौते। दूसरी खबर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी होगी। तीसरी खबर जुड़ी होगी कोयला धूल के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव से। और चौथी खबर होगी वृक्ष आधार मिशन, जो कि चिनार पेड़ों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की जो सभी क्लासेस हैं वो नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। और नोएडा में दो महत्वपूर्ण बैच हमारे प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी से संबंधित है। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। और इंग्लिश माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण शाखाओं जैसे प्रयागराज और लखनऊ में भी हमारे हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे। और लखनऊ में जो बैच प्रारंभ होगा वो 20 फरवरी से शुरू होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीते डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे पहले कार्यकारी निर्णयों में यह शामिल किया है कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन समझौता पेरिस 2015 से बाहर आएगा। आप जानते हैं कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता दिसंबर 2015 में अस्तित्व में आया था, जो कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है। और उसकी कोशिश है कि सभी प्रकार की भागीदारियों के बावजूद भी तापमान, या सभी प्रकार की स्थितियों के बावजूद भी तापमान किसी भी प्रकार से, जो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि है, ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का विशिष्ट महत्व है। अब अमेरिका जैसा देश जो ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता रहा है, अगर वो इस प्रकार के समझौते से बाहर आ जाता है तो इस तरह के समझौतों के प्रति एक नकारात्मक रवैया पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं और अमेरिका की स्थिति को भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका की जलवायु समझौतों में भागीदारी का क्या इतिहास रहा है। सामान्यतः जो भी जलवायु परिवर्तन समझौता UNFCCC के अंतर्गत होते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत होते हैं, और अगर कोई भी समझौता किसी प्रकार की बाध्यकारी शर्तों को डालता है तो अमेरिका का उन बाध्यकारी शर्तों के प्रति एक संकोची रवैया है, यानी उनको अपनाने के प्रति एक संकोची रवैया है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, वो भी एक बाध्यकारी लक्ष्य तय करता था किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी है। अमेरिका का उसके प्रति भी संकोची रवैया था। और जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वर्ष 2001 में अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से भी बाहर आ गया था। इसी प्रकार से अमेरिका ने वर्ष 2017 में, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका प्रथम कार्यकाल चल रहा था, तो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। यह दिखाता है कि अमेरिका का कहीं ना कहीं जो भी एक बाध्यकारी शर्तों वाला जलवायु परिवर्तन समझौता है उसके प्रति एक नकारात्मक रवैया है, या उससे पीछे हटने का एक रवैया है। सभी राष्ट्रपतियों ने बाहर निकलने के अपने अपने कारण बताए हैं। किससे बाहर निकलने के? जो जलवायु परिवर्तन समझौते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकलने का अमेरिका ने यह दावा किया था कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, और प्रमुख उत्सर्जक देशों जैसे चीन और भारत को कहीं ना कहीं क्योटो प्रोटोकॉल छूट प्रदान करता है। इसी प्रकार से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से जब अमेरिका बाहर निकला तो उसके दौरान भी अमेरिकी प्रशासन द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों के लिए हानिकारक है और अन्य प्रमुख प्रदूषक देशों को लाभ पहुंचाता है।
ग्रीन क्लाइमेट फंड में योगदान का भी अमेरिका ने विरोध किया, जो कहीं ना कहीं विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करता है, या आप कह सकते हैं कि उनको जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तैयार करने का प्रयास करता है। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में अमेरिका फिर से शामिल हुआ। कब हुआ? वर्ष 2021 में शामिल हुआ, जब जोसेफ बाइडेन वहां के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका की प्रतिबद्धता को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान बढ़ने से रोकने की पुष्टि भी करी। अब हम देखते हैं कि अमेरिका का जलवायु परिवर्तन समझौतों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक हिस्सा यह है कि जहां भी बाध्यकारी लक्ष्य तय करता है कोई भी जलवायु परिवर्तन समझौता, तो अमेरिका का उसके प्रति नकारात्मक रवैया होता है, उसको नकारने का रवैया होता है। साथ ही नकारने के बावजूद भी या जलवायु परिवर्तन समझौतों से बाहर निकलने के बावजूद भी अमेरिका लगातार इन वार्ताओं में एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ शामिल होता रहा है, यानी उसने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं पर निरंतर एक अपना प्रभाव भी छोड़ा है। साथ ही अमेरिका की स्थिति को इस माध्यम से भी समझना चाहिए कि अमेरिका में फोसिल ईंधन उत्पादन के लिए दोनों ही जो बड़े दल हैं उनका समर्थन लगातार मिलता रहा है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक प्रशासन है, उसके द्वारा फोसिल ईंधन उत्पादन को लगातार समर्थन मिलता रहा है। तो एक जलवायु परिवर्तन के प्रति एक दृष्टिकोण अमेरिकी प्रशासन का यहां पर हमें पता लगता है कि किस प्रकार से ऐतिहासिक रूप से अमेरिका को कि कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती से बचने की एक प्रवृत्ति रही है, लेकिन उसका वार्ताओं में निरंतर भागीदारी रही है और फोसिल ईंधन उत्पादन के लिए वहां पर द्विदलीय समर्थन है, जो मुख्य दल हैं वो समर्थन करते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और अमेरिका की प्रगति के बारे में बात करते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस की गैसेस का जो उत्सर्जन है वो मुख्यतः ही वैश्विक तापन की समस्या के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी आ जाती हैं? जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर इनका वायुमंडल में जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, वो एक सीमा से ज्यादा बढ़ेगी तो इन गैसेस की ताकत है कि वो हीट को ट्रैप करती हैं, और अगर हीट को ट्रैप करती हैं तो वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जो वैश्विक तापन और अंततः जलवायु परिवर्तन की समस्या को जन्म देता है। ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा इन गैसों का उत्सर्जन किसने किया है? औद्योगिक देशों ने किया है। औद्योगिक देश में कौन है? उत्तरी अमेरिका के देश, विशेष तौर से अमेरिका, और पश्चिमी यूरोप के देश, ये मुख्यतः औद्योगिक देश हैं। तो इन देशों की जिम्मेदारी बनती है कि विकासशील देश अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालें, यानी अनुकूलन को अपनाएं। उसके लिए जरूरी है कि ये वित्त उपलब्ध कराएं, उसके लिए एक वित्त ढांचा उपलब्ध कराएं, यानी एक प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म उपलब्ध कराएं और उसमें अपना योगदान भी करें, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से विकसित देश इसके लिए जिम्मेदार है। अगर कोई भी अमेरिकी देश या कोई भी आप कह सकते हैं उत्तरी अमेरिकी देश या अमेरिका या पश्चिमी यूरोपीय देश इस तरह के मैकेनिज्म से, वित्त मैकेनिज्म से पीछे हटता है, तो वो अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से भी बचता है और कहीं ना कहीं विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन से लड़ने के जो प्रयास हैं उससे भी पीछे हटने का या उसे भी स्वीकार न करने का एक प्रक्रिया को प्रारंभ करता है या उसके प्रति एक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को देखें अमेरिका के, तो वर्ष 2022 तक अमेरिका ने वर्ष 2030 के उत्सर्जन कटौती लक्ष्य का केवल 1/3 हिस्सा ही हासिल किया है। यानी वर्ष 2022 तक अमेरिका ने जो अपने वर्ष 2030 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य रखे हैं वो केवल वर्ष 2022 तक उसका 1/3 हिस्सा ही हासिल किया गया है। बाइडेन ने अपने अंतिम हफ्तों में अमेरिका की प्रतिबद्धता को वर्ष 2035 तक वर्ष 2005 के स्तरों के 61% से 66% तक उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने लक्ष्यों को भी आगे बढ़ा दिया था। अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को देखें तो जलवायु समझौतों से बाहर होने के बावजूद अमेरिका ने जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसमें निवेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है और खासकर उसमें निजी यानी प्राइवेट वित्त को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अमेरिका की जलवायु समझौतों से निकासी का संभावित प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकता है? तो एक संभावित प्रभाव विकासशील देशों पर होने वाला है, क्योंकि अगर विकासशील देशों के पास जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है, पर्याप्त वित्त नहीं है, तो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार इस समस्या के लिए विकसित देश उसके लिए फंड उपलब्ध कराएं। और विकसित देश अगर इस तरह की जलवायु परिवर्तन समझौतों से बाहर आते हैं तो ये इस प्रक्रिया को कमजोर कर देगा। विकसित देशों पर प्रभाव क्या है कि अमेरिका के निकलने से विकासशील देश कम महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
तो एक प्रकार से विकसित देशों, वे देश अगर इस प्रकार के निर्णय लेते हैं जैसे अमेरिका या पश्चिमी यूरोप का कोई देश, तो उसका विकासशील देशों पर यह प्रभाव होगा। फोसिल ईंधन उत्पादन में वृद्धि। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में एक बहुत प्रसिद्ध कथन कहा था कि ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कहीं ना कहीं वो अपने यहाँ तेल और गैस की ड्रिलिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर तेल और गैस की ड्रिलिंग बढ़ेगी तो तेल और गैस का जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरी इंडस्ट्री है, वो जीवाश्म ईंधन पर टिकी हुई है। ये अपने आप में जीवाश्म ईंधन है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के सबसे बड़े उत्सर्जनकर्ता क्षेत्र हैं। तो अगर हम इस प्रकार के, कोई भी देश इस प्रकार की स्टेटमेंट देगा तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ेगी बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप उत्सर्जन में वृद्धि होगी। हालांकि अमेरिका इन पर काबू पाने की कोशिश भी जारी रखने का दावा करता है। वैश्विक जलवायु जो गतिशीलता है, जो डायनेमिक्स है, उसमें भी परिवर्तन होंगे। अमेरिका की पेरिस समझौते से जो निकासी है, यानी बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, वो वैश्विक जलवायु वार्ताओं को प्रभावित कर सकती है। हालांकि वैश्विक उत्सर्जन के समग्र मार्ग के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। यानी जो वैश्विक उत्सर्जन है वो पहले से ही लगातार बढ़ रहा है। तो अगर वो पहले से बढ़ रहा है तो अमेरिका अगर उससे बाहर भी हो जाता है, अमेरिका ने भी लगातार अपने जो तेल और गैस का उत्पादन है उसको बढ़ाया है, तो अमेरिका का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता, एक पक्ष ये भी आता है। क्योंकि अमेरिका भी लगातार भले ही अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ा रहा है कि हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में निवेश को बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर तेल और गैस का एक्सप्लोरेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देशों में बना हुआ है। तो इसलिए अगर ये बाहर भी हो जाता है तो वैश्विक उत्सर्जन के समग्र मार्ग में, एक कॉम्प्रिहेंसिव रास्ते में इन चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अमेरिका कोल पर निर्भर नहीं है जैसे कि कोई विकासशील देश है। कोल पर निर्भर होने वाले देश कौन से हैं? जैसे भारत है, इंडोनेशिया है, इस तरह के देश जो विकासशील देश हैं, ये कोयले पर बहुत अधिक मात्रा में निर्भर हैं। तो वैश्विक जलवायु गतिशीलता या उसके डायनेमिक्स में बहुत ज्यादा जो परिवर्तन है वो नहीं होंगे अगर हम उत्सर्जन के संदर्भ में इसको देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नामदफा टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, पहली बार 12 वर्षों के बाद वहां पर एक हाथी की स्थिति देखने को मिली है, हाथी देखने को मिला है। नामदफा की स्थिति कहां पर है? आप देख सकते हैं कि जो नामदफा नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश के भी बिल्कुल पूर्वी हिस्से में यहां पर पड़ता है। विशिष्ट कारणों से लगातार चर्चा में है। नामदफा को लेकर के, या नामदफा का जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको लेकर के यूपीएससी में पहले भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आ चुका है, यानी यूपीएससी में पहले इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पर। उस प्रश्न का विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वो प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। वो प्रश्न क्या था उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। नामदफा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी है। तो नामदफा का नाम कहां से आया है? पार्क से निकलने वाली एक नदी पर इसका नाम आया है, और यह नोआ देहिंग नदी से मिलती है। नामदफा जो नदी है वो एक नदी से मिलती है जिसका नाम है नोआ देहिंग नदी, और नोआ देहिंग नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, एक सब्सिडियरी है, और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक बहती है, यानी इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक ये बहती है। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। पहाड़ी भाग में पर्वतीय प्रकार की जलवायु है, जबकि निचले मैदानों और घाटियों में आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पर्वतीय जलवायु, या आप कह सकते हैं आर्कटिक प्रकार की जलवायु भी ऊंचाई के वाले स्थानों पर देखने को मिलेगी। यूपीएससी का जो प्रश्न था, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, वो नामदफा राष्ट्रीय पार्क के इसी पहलू से संबंधित था, यानी इसके जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसी से संबंधित यूपीएससी ने नामदफा राष्ट्रीय पार्क के संबंध में प्रश्न पूछा था। तो इसलिए इसके बारे में जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जाने तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये तो हमने देख ही लिया, और 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नेशनल पार्क। भारत, म्यांमार, चीन ट्रांजैक्शन के काफी करीब है। तो भारत, म्यांमार और चीन का जहां पर सीमाएं मिलती हैं तीनों देशों की, तो उस ट्राई जंक्शन के काफी करीब है। ये जो उद्यान है ये मिशमी हिल्स के दफा बम रेंज और पटकाई रेंज के बीच में स्थित है। तो मिशमी हिल्स में पड़ता है, और मिशमी हिल्स की 2 रेंज के बीच में स्थित है, दफा बम रेंज
और पटकाई रेंज के बीच में है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के 3 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन है? पहले नंबर पर है लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क, दूसरा है राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और तीसरा है उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क और चौथे नंबर पर आता है नामदफा। कानूनी स्थिति के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और उसी वर्ष 1983 में ही राष्ट्रीय टाइगर के रूप में, माफ कीजिएगा, टाइगर रिजर्व के रूप में यानी बाघ अभ्यारण्य के रूप में भी इसकी स्थिति को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। अगर यहाँ की जैव विविधता के बारे में बात करें तो यहाँ 100 से अधिक फूलों की और 1400 से अधिक जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी जैव विविधता की जो तप्त स्थल हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि एक पूर्वी हिमालय एक महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के दृष्टिकोण से, तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दुनिया का एकमात्र उद्यान है जहां बड़ी बिल्ली जैसे ही 4 समान प्रजातियां हैं और 4 समान प्रजातियां कौन सी हैं? टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, तेंदुआ पैंथेरा पार्डस, स्नो लेपर्ड पैंथेरा अनाकिया और क्लाउडेड लेपर्ड यानी नियोफेलिस नेबुलोसा। तो ये 4 बड़ी बिल्ली की समान प्रजातियां हैं। गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में भी प्रसिद्ध है, जैसे नामदफा उड़ने वाली गिलहरी प्रजाति, जिसे आखिरी बार 1981 में देखा गया था और इस प्रकार से नामदफा की जो उड़ने वाली गिलहरी है ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी वर्षा वन मिलते हैं। अगली खबर है जो कोयला धूल से जुड़ी हुई है और कोयला धूल किस प्रकार से ओडिशा में पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही है उसके प्रभाव पर यह खबर है। और लगातार एक स्टडी हमारे सामने आती है जो बताती है कि किस प्रकार से ओडिशा में जो कोयला खनन है और उसके माध्यम से उत्पन्न होने वाली धूल है वो पौधों पर प्रभाव डाल रही है। कोयला धूल का पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है। ओपन कास्ट खनन यानी जब आप एक धरातल के सतही क्षेत्र में गड्ढा खोद करके खनन करते हैं तो उस तरह के खनन को कहते हैं ओपन कास्ट खनन। इससे निकलने वाली कोयला धूल पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें घुसकर, और पौधों की पत्तियों में कैसे घुसेगी? पौधों पर छोटे छोटे पोरस हिस्से होते हैं जहां से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी अवशोषण करते हैं और उस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। तो वहां पर पौधों की पत्तियों में उन पोरस एरिया में जिनको रंध्र के नाम से जानते हैं उनमें घुसकर उनके कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होती है और अगर पौधों की वृद्धि कहीं पर प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि उस पूरे जो क्षेत्र का इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अध्ययन में पाया गया है कि पत्तियों पर 1 ग्राम कोयला धूल होने पर पौधे प्रति वर्ग मीटर 2 से 3 ग्राम कम कार्बन अवशोषित करते हैं, जो कार्बन अवशोषण में कमी का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अगर इसके समग्र प्रभाव को बात करें तो बड़े क्षेत्रों में यह कार्बन अवशोषण में कमी समय के साथ वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ा सकती है। और वैश्विक तापमान वृद्धि को किस प्रकार से बढ़ा सकती है? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के महत्वपूर्ण अवशोषण करता फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे हैं और पौधों के रंध्र ही अगर बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रता है वो वायुमंडल में बढ़ जाएगी, जो एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कि वैश्विक तापन की समस्या को जन्म देती है। तो इस प्रकार से एक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। कार्यप्रणाली और उपग्रह डेटा की अगर हम बात करें तो शोधकर्ताओं ने ओडिशा के झारसुगुड़ा क्षेत्र में पत्तियों पर गिरने वाली धूल का अनुमान लगाने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपग्रह लैंडसेट 8 और 9 का प्रयोग किया है और साथ ही 2 महत्वपूर्ण उपग्रह क्लस्टर्स जिनको हम सेंटिनेल 2 और प्लैनेट स्कोप के नाम से जानते हैं, इस तरह के उपग्रह के डेटा का प्रयोग किया है। मैदान में इस तरह की चीजों का सत्यापन भी किया गया है, वेरीफाई भी किया गया है। टीम ने 300 पत्तियों के नमूने एकत्र किए और उपग्रह डेटा के साथ उनकी धूल माप की भी तुलना की, क्रॉस वैलिडेशन भी किया। विभिन्न उपग्रह डेटा स्रोतों का उपयोग करके परिणामों की व्यापक छानबीन और विश्वसनीयता का पता लगाया गया। पौधों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह हमने अभी बताया कि किस प्रकार से पौधों के रंध्र बंद हो जाते हैं जिससे उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, पौधों का तापमान अधिक हो सकता है, उनकी वृद्धि रुक सकती है, अवशोषण में कमी हो सकती है कार्बन के, जो कि अंततः कार्बन डाइऑक्साइड के अगर अवशोषण में कमी होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन की समस्या को जन्म देगी। स्थानीय तौर पर ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा प्रस्तुत करती है।
धूल प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जैसे धूल प्रदूषण की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा के उपयोग करने की बात कही गई है। इसका निवारण इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि लगातार पानी का छिड़काव किया जा सके, और विशेषज्ञों ने खनन क्षेत्र में धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि पौधों की रक्षा किया जा सके और सतत विकास को आगे बढ़ाया जा सके। हाल ही में चिनार वृक्ष को संरक्षित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने वृक्ष आधार मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के माध्यम से प्रत्येक चिनार पेड़ को एक खास पहचान प्रदान की जाएगी, जिस प्रकार से आधार संख्या के माध्यम से व्यक्ति को एक खास संख्या प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से खास संख्या प्रदान करके और प्रत्येक पेड़ को, चिनार पेड़ को जियो टैग करके, यानी उसका भौगोलिक निर्देशांक निर्धारित करके किसी भी पेड़ को ट्रैक करने की स्थिति का निर्माण किया जा सकेगा। इसके अलावा एक धातु का क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा, और जैसे ही धातु का क्यूआर कोड, किसी धातु के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा, उस पेड़ के बारे में सभी जो अलग अलग पैरामीटर्स पर जानकारी तुरंत सामने आ जाएगी, और इस प्रकार से किसी पेड़ को ट्रैक किया जा सकता है, उसकी स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। यही वृक्ष आधार मिशन है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार का है, चिनार पेड़ों के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में चिनार पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है। पेड़ों की गणना की जाएगी इसके अंतर्गत, और पेड़ को एक अद्वितीय पहचान दी जाएगी। चिनार पेड़ को ओरिएंटल प्लेन ट्री के नाम से या प्लेंटस ओरिएंटलिस वर कैस्मेराना के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़ा पेड़ है जो मैपल की तरह दिखाई देता है और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसी ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो। पूर्वी हिमालय का एक विशिष्ट पेड़ है, लेकिन पश्चिमी हिमालय में भी पाया जाता है, क्योंकि कश्मीर का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है। पेड़ को परिपक्व होने में चिनार के पेड़ को 30 से 50 साल लगते हैं, और पूर्ण आकार तक पहुंचने में 150 साल लगते हैं। ऊंचाई इसकी 30 मीटर तक बढ़ जाती है, और जो इसकी परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होता है, वो 10 से 15 मीटर हो सकता है। आप देख सकते हैं इसकी परिधि काफी व्यापक होती है जब ये परिपक्व हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से चिनार जो नाम है वो मुगलों द्वारा दिया गया था, संभवतः सम्राट जहांगीर के द्वारा दिया गया, जिनका कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। चिनार जो शब्द आया है, ये फारसी वाक्यांश यानी पर्शियन फ्रेज चेनार अस से आया है। जब किसी व्यक्ति ने आप कह सकते हैं कि चिनार के पत्तों को देखा, चिनार के लाल पत्तों को देखा, तो उसने कहा कि चिनार के पत्तों को जब उसने दूर से देखा तो उसने कहा वह कौन सी लो है, यानी उसने शब्द इस्तेमाल किया चेनार अस्त, और चेनार अस्त से ही चिनार शब्द अस्तित्व में आया। मुगलों ने कश्मीर में चिनार वृक्षारोपण बहुत बड़े स्तर पर किया, और जहांगीर ने डल झील के किनारे नसीम बाग नामक चिनार बगीचा भी स्थापित किया था। चिनार का एक सांस्कृतिक महत्व भी है, एक पर्यावरणीय महत्व है। चिनार जम्मू कश्मीर का राज्य वृक्ष रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। विशेष रूप से पतझड़ के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में इसके जो हरे पत्ते हैं वो धीरे धीरे लाल और सुनहरे रंग में बदलते हैं। कश्मीर के कला साहित्य शिल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये जो कला का रूप है, ये मैपियर माशे है। इसके अलावा कढ़ाई, हाथ के बने कालीन और अखरोट लकड़ी की नक्काशी में भी इसके चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम और हिंदू मंदिरों का भी विशेष हिस्सा रहा है चिनार का पेड़। कश्मीर में एक गांव है चत्तरगाम गांव, उसमें एक चिनार का पेड़ है जो लगभग 700 वर्ष पुराना माना जाता है, जो कि सूफी संत द्वारा लगाया भी माना जाता है। और ये माना जाता है कि इतने अगर लंबे अरसे से चिनार पेड़ जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे हैं कि वो उनकी उम्र 300 साल, 400 साल, 500 साल, 700 साल तक है, तो उन्होंने कश्मीर के इतिहास को बनते हुए देखा है। चिनार का सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व यही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, चिनार के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को ध्यान में रखते हुए परियोजना का उद्देश्य है चिनार की स्थिति को ट्रैक करना, और चिनार की स्थिति को ट्रैक करने के लिए ही एक क्यूआर कोड दिया गया है, जो कि 25 पैरामीटर की जानकारी प्रत्येक चिनार पेड़ पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आ जाएगी, जिसमें उसकी देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, उम्र, ऊंचाई, व्यास, स्वास्थ्य और किस प्रकार के पर्यावरणीय खतरे उसके सामने हैं, ये सारी जानकारियां उपस्थित हो जाएंगी। कश्मीर और जम्मू के चेनाब क्षेत्र में चिनार पेड़ों की गणना की जा चुकी है, और 28,560 पेड़ों को जियो टैग भी किया जा चुका है, ताकि उन्हें वृक्ष आधार नामक अद्वितीय पहचान दी जा सके। ऐसा माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में चिनार पेड़ों की जो संख्या है 32,000 से 33,000 है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसी जगहों पर स्थित है जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। तो ऐसी जगहों पर जहां पर एक्सेस नहीं है, वहां पर चिनार पेड़ों की संख्या के बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
अब सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2017 में अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर किया था? ऑप्शन है आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क। यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर पूछा जा चुका है। कोयला खनन से निकलने वाली धूल पत्तियों पर किस तरह का प्रभाव डालती है? ऑप्शन है पत्तियों को हरा करती है, पत्तियों के रंध्रों को बंद कर देती है, पत्तियों का आकार बढ़ा देती है या पत्तियों को चमकदार बना देती है। चौथा प्रश्न है, वृक्ष आधार मिशन का उद्देश्य है चिनार पेड़ों का संरक्षण, फलों के पेड़ों की पहचान, वन्य जीवों का संरक्षण या बांस के पेड़ों की पहचान। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।